जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां किसी देश में सरकार का एक हिस्सा मतलब प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट गिर जाए, लेकिन देश का जो सबसे बड़ा मुखिया है वो अपनी कुर्सी पर आराम से बना रहे। ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि फ्रांस की असली पॉलिटिक्स है। आज हम फ्रांस और भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम के इसी मजेदार फर्क को समझने वाले हैं। और यही सवाल हमें सीधे फ्रांस की राजनीति के दिल में ले जाता है। आखिर वहां के सिस्टम में ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तो हमेशा डांवाडोल रहती है, लेकिन राष्ट्रपति एकदम महफूज रहते हैं। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस से। हाल ही में वहां की पॉलिटिक्स में एक जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। एक ऐसा संकट जिसने न सिर्फ सरकार की नींव हिला दी है, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं जिस पर यह सरकार टिकी हुई है। अब देखिए, संकट की जड़ में है कुछ कड़े आर्थिक फैसले जो लोगों को पसंद नहीं आ रहे, और इसी वजह से प्रधानमंत्री को डर है कि कहीं वो संसद में विश्वास मत न खो दें। लेकिन असली मजा तो यहाँ है। अगर प्रधानमंत्री की सरकार गिर भी जाती है ना, तो भी देश में सब कुछ नहीं बदल जाएगा। अब ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए हमें फ्रांस के सरकारी सिस्टम के अंदर झांकना होगा। तो फ्रांस की इस पहेली का जो पहला और सबसे बड़ा सुराग है वो है उसका ड्यूअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम, यानी दोहरी कार्यकारी प्रणाली। और ये सिस्टम कोई अचानक नहीं बन गया। इसके पीछे फ्रांस का एक लंबा अस्थिर राजनीतिक इतिहास है। वहां बार बार सरकारें गिरती थीं, जिससे देश परेशान हो चुका था। तो उसी अस्थिरता से बचने के लिए ये अनोखा मॉडल बनाया गया। इसे कहते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम या अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली। आसान भाषा में कहें तो ये एक हाइब्रिड मॉडल है। इसने अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहां राष्ट्रपति सब कुछ है, और भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहां प्रधानमंत्री की चलती है, दोनों की कुछ कुछ चीजें उधार ले ली हैं। और इसी हाइब्रिड सिस्टम का नतीजा ये है कि फ्रांस में पावर के दो सेंटर हैं। एक तरफ है राष्ट्रपति, जिन्हें सीधे जनता चुनती है, वो देश के मुखिया हैं, हेड ऑफ स्टेट। और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री, जो सरकार का रोज का कामकाज देखते हैं और उन्हें राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। बस यहीं से पावर का एक बहुत ही दिलचस्प बंटवारा शुरू हो जाता है। राष्ट्रपति का रोल बड़ा और स्ट्रेटेजिक होता है, जैसे कि दूसरे देशों से रिश्ते, देश की सुरक्षा, डिफेंस, और तो और इमरजेंसी में देश को संभालना, ये सब उनके हाथ में होता है। एक तरह से समझिए कि वो देश के गार्जियन हैं, जो संसद की रोज की खींचतान से ऊपर उठकर काम करते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री क्या करते हैं? प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट देश की असली सरकार चलाते हैं। मतलब देश के अंदर के मामले, नीतियां बनाना, प्रशासन चलाना। लेकिन उनकी पावर की एक शर्त है, और वो है संसद का भरोसा। अगर संसद का भरोसा खो दिया तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। और बस यहीं से फ्रांस का मौजूदा संकट शुरू होता है। अब फ्रांस का ये अनोखा सिस्टम और अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसकी तुलना एक जाने पहचाने सिस्टम से करेंगे। तो चलिए अब जरा अपने देश यानी भारत के पार्लियामेंट्री मॉडल पर एक नजर डालते हैं, जो कई मामलों में फ्रांस से एकदम अलग है। भारत में, जिसे हम शुद्ध संसदीय प्रणाली कहते हैं, वहां पावर का सिर्फ एक सेंटर है, और वो है संसद। यहाँ सरकार और संसद मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सरकार सिर्फ और सिर्फ तब तक पावर में है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास हासिल है। हमारे संविधान का आर्टिकल 75(3) इस बात को बिल्कुल साफ साफ कहता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका सीधा मतलब है कि पूरी की पूरी सरकार एक टीम है, वो एक साथ तैरती है या फिर एक साथ ही डूबती है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल हैं। चलिए अब वापस उसी प्रक्रिया पर लौटते हैं जहां से फ्रांस का संकट शुरू हुआ, यानी विश्वास मत। देखते हैं कि भारत और फ्रांस में जब ये कॉन्फिडेंस वोट होता है तो ये कैसे काम करता है और इसके नतीजे कितने अलग हो सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क यह है कि आखिर ये विश्वास मत किसके खिलाफ होता है। भारत में इसका सामना पूरी सरकार को करना पड़ता है, प्रधानमंत्री और उनके सभी मंत्री सब एक साथ। लेकिन फ्रांस में ये परीक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की होती है, राष्ट्रपति पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। फ्रांस के संविधान में एक बहुत ही पावरफुल लेकिन उतना ही रिस्की टूल है जिसका नाम है आर्टिकल 49(3). इसके जरिए प्रधानमंत्री किसी भी बिल को अपनी सरकार के भरोसे से जोड़ सकते हैं। वो सीधा कहते हैं,
या तो ये बिल पास करो या फिर हमारी सरकार गिरा दो। ये एक बहुत बड़ा दाव होता है जो विपक्ष को सीधे सीधे अविश्वास प्रस्ताव लाने का न्योता दे देता है। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को एक साथ रखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। सिस्टम के टाइप में फर्क है, भारत प्योर पार्लियामेंट्री है, फ्रांस सेमी प्रेसिडेंशियल। जवाबदेही किसकी है? भारत में पूरी सरकार की, फ्रांस में सिर्फ प्रधानमंत्री और कैबिनेट की। हार का असर क्या होता है? भारत में सरकार गिर जाती है, चुनाव भी हो सकते हैं। फ्रांस में प्रधानमंत्री और कैबिनेट इस्तीफा देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति बने रहते हैं। यही इस पूरे डिजाइन का सार है। तो इन सब बातों का असली दुनिया में मतलब क्या है? असल में ये स्टेबिलिटी यानी स्थिरता और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही के बीच एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है, एक तरह का समझौता। भारत का जो मॉडल है वो सीधी और लगातार जवाबदेही पर जोर देता है। यहाँ सरकार हर दिन हर पल संसद के प्रति जवाबदेह है। अगर सरकार ने लोगों का या उनके प्रतिनिधियों का भरोसा खो दिया तो उसे तुरंत हटना पड़ेगा। यहाँ प्रायोरिटी अकाउंटेबिलिटी है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस का सिस्टम जो अपने इतिहास से सबक लेकर बना है, वो ये पक्का करता है कि सरकार का संकट देश का संकट न बन जाए। अगर प्रधानमंत्री की सरकार गिर भी जाए तो राष्ट्रपति के रूप में देश को चलाने वाला एक मजबूत हाथ हमेशा मौजूद रहता है। यहाँ प्रायोरिटी स्थिरता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, किसी राजनीतिक तूफान को झेलने के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है? ड्यूअल एग्जीक्यूटिव जहां स्थिरता की गारंटी है, या फिर संसदीय सर्वोच्चता जहां जवाबदेही सबसे ऊपर है? सच तो ये है कि इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, और शायद अलग-अलग तरीकों से इन सवालों का जवाब ढूंढना ही लोकतंत्र की असली खूबसूरती है।